हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 साइंस के चैप्टर 13 फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन को। ये इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का सेकेंड वीडियो है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक 13.3.5 जो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इससे पहले हम लोग एक और वीडियो में इसके सामने का पोर्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर लेना। सेकेंड पार्ट में अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स से। तो प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत सारे डिफरेंट मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है। इनको ही प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। प्लांट्स को यूजुअली ये सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ही मिलते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली जब फार्मिंग करा जाता है किसी भी पर्टिकुलर लैंड एरिया पे, तो वो लैंड जो है वो न्यूट्रिएंट्स वहाँ के उसमें कम हो जाते हैं, और जिसके वजह से जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। डिमिनिश मतलब कम हो जाता है। अब सॉइल को फर्टाइल बनाए रखने के लिए फार्मर्स उसमें फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स ऐड करते हैं। मैन्योर्स जो हैं वो यूजुअली प्रिपेयर किए जाते हैं बाय द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और दूसरे वेस्ट, गार्बेज और डिकेइंग थिंग्स से। इसको बायोटिक मैन्योर बोलते हैं। बायोटिक क्योंकि सारे बायोटिक कंपोनेंट से, बायोटिक थिंग्स से ही उनको बनाया जा रहा है। अब ये जो बायोटिक मैन्योर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके बुक में दिया है एक डंग मैन्योर, जिसको कि गोबर खाद बोलते हैं। तो ये जो कैटल होते हैं उनके एक्सक्रीट से बनता है। उसको डिकम्पोज करते हैं पिट में डाल करके और उससे ये मैन्योर बनता है। ये बहुत ही अच्छा मैन्योर होता है और इसका यूज़ जो है वो मैक्सिमम तौर पे किया जाता है, क्योंकि ये बायोटिक भी है तो हार्मफुल नहीं होगा प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट दिया है कंपोस्ट मैन्योर। कंपोस्ट मैन्योर जो है उसको प्रिपेयर करते हैं बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट, गार्बेज, एनिमल रिफ्यूज़। इन सबको लार्ज पिट में डाल देते हैं। स्पेशली डिज़ाइन टैंक्स में भी डाल सकते हैं, या तो पिट बना करके या फिर टैंक्स में डालते हैं। और जो डंग या फिर एनिमल रिफ्यूज़ होता है ना, वो यहाँ पे लेस क्वांटिटी में यूज़ होता है। यूज़ करते हैं लेकिन उसका क्वांटिटी कम होता है। तो ये भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। और ये कंपोस्ट मैन्योर है, ये भी यूज़फुल है मतलब प्लांट्स में डालने के लिए। नेक्स्ट होता है ग्रीन मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर क्या है, तो जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं ना, जैसे कि सन हेम्प, हॉर्स ग्राम, काउपीस, बीन्स, लेंटिल्स और जो भी ब्रांच्ड प्लांट्स होते हैं, उन सब को प्लफिंग के बाद में सॉइल में डाल देते हैं और डिकम्पोज होने देते हैं, जिसके वजह से ग्रीन मैन्योर प्रोड्यूस होता है। ये जो मैन्योर है वो पैडी, कॉर्न और व्हीट क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे थोड़ा-सा कंपोस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है कि कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है। जो अभी कंपोस्ट मैन्योर देखे ना, वही कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको दिया, आप अपने स्कूल में ये एक्टिविटी कर सकते हो, या आप चाहो तो अपने घर में भी कर सकते हो। एक 1 मीटर डीप पिट आपको सॉइल में बनाना है। मतलब कि आप ये समझो कि एक 1 मीटर डीप आपको गड्ढा करना है सॉइल में। इसको ही पिट बोलते हैं। अब उसके बाद में आप फ्रेंड्स सारे मिल कर के उस पिट में 30 सेंटीमीटर तक गार्बेज फिल करोगे। गार्बेज में हम लोग पेपर के पीसेस ले सकते हैं, ब्रोकन ट्विग्स ले सकते हैं प्लांट्स के, ड्राई लीव्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट के स्किन्स और कैटल डंग, ये सब डाल सकते हैं। उसके बाद एक मिक्सचर आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है। वो मिक्सचर होगा डंग, सॉइल और वाटर का। ये तीनों को मिक्स करके अभी 30 सेंटीमीटर तक आप ये जो गार्बेज फिल किए थे इसके ऊपर आपको स्प्रे करना है। देन अगेन आपको एक लेयर लगाना है गार्बेज का, और फिर उसमें यही सॉइल डंग वाटर वाला जो मिक्सचर था उसको फिर से डालना है। ऐसे करते करते कंटिन्यू करना है आपको, लेयरिंग करते जाना है जब तक कि वो जो पिट था वो अराउंड 50 टू 60 सेंटीमीटर्स तक भर जाए। अब इसके बाद में आपको वेट सॉइल जो है वो इसके ऊपर डाल करके पूरा इसको कवर कर देना है, और फिर आपको इसको लीव कर देना है 3 टू 4 मंथ्स के लिए। 3-4 मंथ्स के बाद में ये जो पिट है ना वो श्रंक हो जाएगा, मतलब नीचे की ओर वो दब जाएगा। थोड़ा जो गड्ढा आप बनाए थे ना वो थोड़ा-सा नीचे की ओर दब जाएगा, और एक ब्लैक क्रिस्प सब्सटेंस वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। जब आप उसको निकालोगे बाहर तो वो ब्लैक क्रिस्प सब्सटेंस वहाँ पे बना हुआ होगा। इसको ही कंपोस्ट बोलते हैं, और ये आप ईज़िली कहीं पे भी बना सकते हो। फिर आप इसको अपने घर में जो प्लांट्स होंगे गार्डन में वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्कूल प्रेमिसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही में आपके आसपास का एरिया क्लीन भी रहेगा। तो ये ऐसे बनाते हैं कंपोस्ट। उसके अलावा एक और टाइप का कंपोस्ट होता है जिसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट में ये डिफरेंस है कि जैसे आप कंपोस्ट बना रहे थे, उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स थे उन सबको डिकम्पोज होने में टाइम लग रहा था, तो क्या करते हैं उसमें अर्थ वॉर्म्स डाल देते हैं। अब अर्थ वॉर्म्स क्या करेंगे, इन ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे,
तो जब वो लोग उसको कंज्यूम करेंगे तो अपने वर्म कास्टिंग्स वहाँ पे छोड़ देंगे जिनमें कि रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जो है अब इस फॉर्म से जो कंपोस्ट बन रहा है मतलब अर्थवर्म्स के हेल्प से, इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। इस कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा होता है जो कि सफिशिएंट क्वांटिटी में है, तो अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अर्थवर्म जो है वो गार्बेज रिमूव कर देता है इन्वायरमेंट से और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करता है और साथ ही में मैन्योर भी प्रोवाइड कराता है। इसलिए अर्थवर्म्स को यूजुअली इन्वायरमेंट फ्रेंडली या फिर फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोलते हैं अर्थवर्म्स को, और दूसरा क्वेश्चन वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो वो यहाँ से यहाँ तक आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है पूरा कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना प्लांट्स के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर कम है तो फार्मर्स जो हैं वो उसमें केमिकल्स ऐड करते हैं, इन्हीं को ही फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं, जिसके थ्रू ये सारा रिक्वायरमेंट जो था ये तीनों का वो फुलफिल होता है सॉइल में। अब देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, इनके रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना है, तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स और पोटेशियम फर्टिलाइज़र, जो रिक्वायरमेंट है वही, तो उसी बेसिस पे इनका यूजेस और बाकी सारा कुछ भी हो जाएगा। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएंगे प्लांट्स को, और ये आप एग्जांपल लिख सकते हो यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, अमोनियम सल्फेट में होता है, अमोनियम नाइट्रेट में होता है, ये सारे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल्स हैं। ये जो है वो नेसेसरी होते हैं लीफी वेजिटेबल्स के लिए, जैसे कि कैबेज हो गया, स्पिनच हो गया, और इन प्लांट्स को फास्ट ग्रो होने में वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, ये जो है फॉस्फोरस प्रोवाइड कराते हैं। अब ये यूज़ होते हैं क्रोप्स और स्टेम्स के लिए, प्लांट का क्रोप जो रूट जो होगा, सॉरी रूट और स्टेम जो है उसको स्ट्रेंथन करने के काम आते हैं, मतलब उसको स्ट्रेंथ दे, तो यूजुअली ये लेग्यूम क्रोप्स में यूज़ होगा। अब इसके एग्जांपल में कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है। उसके बाद आता है पोटेशियम फर्टिलाइज़र। पोटेशियम फर्टिलाइज़र जो है वो पोटेशियम देगा प्लांट्स को, ये बेनिफिशियल होता है रूट क्रॉप्स के लिए, और इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, और दो एग्जांपल दिए हैं जो मेन पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स हैं, तो आपको एग्जांपल्स भी याद करने हैं, और वो क्या प्रोवाइड करा रहा है वो तो नेम से ही पता चल जा रहा है आपको, तो क्या प्रोवाइड करा रहा है वो लिख दोगे, उसका क्या यूज़ है मतलब कौन से पार्ट के लिए बेनिफिशियल है वो लिख देंगे, और उसका एक एक एग्जाम्पल कम से कम, जैसे कि इसमें यूरिया याद कर लो, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में तो कैल्शियम सुपर फॉस्फेट ही दिया है, और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है तो आप एक ऑप्शन उसमें से याद कर सकते हो, तो ऐसा करके आपको फर्टिलाइजर्स को याद रखना है। देन नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे बोला है फॉर क्रॉप्स डिफरेंट मेथड्स आर अडाप्टेड टू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। फील्ड में जो भी मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं ना हम लोग को क्रॉप में, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि स्प्रे कर सकते हैं उसको डायरेक्टली फील्ड के ऊपर, या फिर फरोस बना करके प्लांट के अराउंड उसमें डाल सकते हैं, या फिर वाटर में मिक्स करके उसको स्प्रे किया जा सकता है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, या फिर इरिगेशन पाइप्स के थ्रू भी डायरेक्टली प्लांट तक सप्लाई किया जाता है, जैसे हम लोग ड्रिप इरिगेशन देखे थे ना, तो उसमें फर्टिलाइजर्स को भी ऐड करके रूट्स में प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये सारे मेथड्स हैं। तो फर्टिलाइजर्स जो हैं अगर उनका प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो वो यील्ड को इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन अगर एक्सेसिव यूज़ कर लेंगे तो केमिकल फ्लो बढ़ जाएगा, और जिसके वजह से यहाँ पे आप बोल सकते हो यील्ड जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसका यूसेज जो है वो सही से करना ज़रूरी है। नेक्स्ट अब इसके बाद में नीचे यहाँ पे दिया है एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है यूट्रोफिकेशन, तो ये आपको याद करना है। आप देखे होंगे कि आपके आसपास में जो पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं ना उनमें फिशेस रहती हैं, उनको ब्रीडिंग कराया जाता है, तो इसके लिए पॉन्ड्स और लेक्स में उनको डाल कर रखते हैं मतलब ब्रीडिंग के लिए, तो फिश को फीड करने के लिए ना कभी कभी फर्टिलाइजर्स और मैनवर्स दिए जाते हैं, वाटर में ऐड कर देते हैं। उससे क्या होगा ना कि फ़िश जो हैं वो फ़ीड करते हैं मोस्टली जो वाटर में जो भी प्लांट्स प्रेजेंट है उसके लिए, तो वो प्लांट का ग्रोथ थोड़ा सा ज़्यादा हो उसके लिए वहाँ पे फर्टिलाइजर्स और मैनवर्स जो है वो वाटर में डाल देते हैं। अब इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि वाटर में जो एल्गी प्रेजेंट है ना वो इंक्रीज़ होने लगता है, इतने तेज़ी से इंक्रीज़ होता है कि जो पॉन्ड है वो पूरा का पूरा ग्रीन दिखने लगेगा। अब कुछ टाइम के बाद में उस पॉन्ड में से फाउल स्मेल भी आने लगेगा। अब क्योंकि इंक्रीज नंबर ऑफ एल्गी जो यहाँ पे मतलब पॉन्ड में बढ़ा है उसके वजह से जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन था उसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इसीलिए जो अदर ऑर्गेनिजम्स थे उस वाटर में उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है। इसी प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, तो ये आपको याद करना है यूट्रोफिकेशन का डेफिनेशन।
Now, you must be knowing of the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen such that it increases the fertility of the soil. तो आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होगा जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो क्या आप उसका नाम बता सकते हो? ऐसा यहाँ पे पूछा है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो जस्ट अभी इसके नीचे पैराग्राफ में इसका आंसर भी दिया है। तो जो पैडी फील्ड होता है वहाँ पे फार्मर्स जो हैं उसको वाटर से फिल कर देते हैं। आप देखे होंगे कि पैडी फील्ड में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डाला जाता है और जिसके वजह से ग्रीन कलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो वहाँ वाटर में फॉर्म होने लगता है। इस ग्रीन कलर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और ये जो है वो हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यानी कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको सॉइल में यूज़ करता है, मतलब प्लांट्स को वो कन्वर्ट करके देता है उस फॉर्म में, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को उस फॉर्म में जिसको कि सॉइल में वो मिक्स करेगा ताकि प्लांट्स उसको यूज़ कर पाएँ। तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो लैंड में है उसका अमाउंट इंक्रीज़ करता है ये बैक्टीरिया, और फार्मर्स यूज़ करते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी को एज अ बायो फर्टिलाइज़र, ताकि उनका जो क्रॉप है उसका यील्ड बढ़ जाए। नेक्स्ट एक और यहाँ पे हेडिंग दिया है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? तो आप देखे होंगे कि सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो लगाए जाते हैं अगेन एंड अगेन। जैसे कोई एक पर्टिकुलर लैंड है, वहाँ पे कंटिन्यूसली या तो पैडी लग रहा है या कंटिन्यूसली वीट लग रहा है। अब इस केस में जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगता है। तो इसके फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लगाए जाते हैं, यानी कि जैसे आप एक बार एक क्रॉप लगाए, उसके कुछ टाइम के बाद दूसरा क्रॉप वहाँ पे यूज़ कर लिए। अब यूजुअली 2 बार पैडी लगाने के बीच में 1 बार वहाँ पे लेग्यूम क्रॉप्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो सॉइल था उसका जो फर्टिलिटी है वो रिटेन्ड रहेगा और नाइट्रोजन जो प्रेज़ेंट था सॉइल में वो रिटेन्ड रहेगा। ये होता है क्रॉप रोटेशन, रोटेट कर कर के क्रॉप लगाना। इसके अलावा क्रॉप मिक्सिंग भी कर सकते हैं, यानी कि मिक्स्ड क्रॉप्स लगा सकते हैं। अब उसका 2 तरीका है। 2 या उससे ज़्यादा टाइप ऑफ क्रॉप्स को, मतलब या तो 2 या उससे ज़्यादा, ठीक है? तो ऐसे क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं सेम फील्ड में, इसको मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, 2 या उससे ज़्यादा रोज़ बना सकते हैं। डेफिनिट रोज़ में जैसे कि व्हीट है, एक रो में, दूसरे रो में ग्राम लगा दिए, तीसरे में मस्टर्ड, देन फिर रिपीट करेंगे व्हीट ग्राम मस्टर्ड, देन फिर व्हीट ग्राम मस्टर्ड। तो ऐसे करके रोज़ में लगा सकते हैं। इसको इंटर क्रॉपिंग भी बोलते हैं। और वैसे ही ग्राउंडनट और सनफ्लावर, फिर एक बार लेयर लगा देंगे ग्राउंडनट का, फिर एक बार सनफ्लावर का, तो ऐसा करके ये मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है। नेक्स्ट अब आपका हेडिंग है यहाँ पे इरिगेशन। मैनवर्स एंड फर्टिलाइजर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इरिगेशन 6 पॉइंट, जो हम लोग मेथड ऑफ फार्मिंग देख रहे थे ना, उसका 6 पॉइंट। तो जब भी क्रॉप्स को वाटर डाला जाता है तो वो रिक्वायर्ड है, मतलब उसके लिए कि रेगुलर इंटरवल में उसको वाटर जो है वो दिया जाए क्रॉप्स को। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन, मतलब आर्टिफिशियली जब हम लोग प्लांट्स को वाटर सप्लाई करते हैं तब उस प्रोसेस को इरिगेशन बोलते हैं। ना वाटर जो है वो इरिगेशन के थ्रू प्लांट्स को मिलता है, तो प्लांट जो है उस वाटर को एब्जॉर्ब करके अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है उसकी वजह से, और बाकी सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं प्लांट्स के वो इरिगेशन के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। तो द अमाउंट ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। कैसा सॉइल है उस पर डिपेंड करेगा, और कौन सा क्रॉप आप लगाए हो उसको कितना वाटर चाहिए उस पर डिपेंड करता है इरिगेशन। अब समर सीजन के जो क्रॉप्स होते हैं जिसको कि खरीफ क्रॉप बोलते हैं, उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अब एग्जाम्पल में जैसे पैडी है, उसके फील्ड को आप देखे होगे कि वाटर से पूरा भरे ही रहता है एनी टाइम, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे तो नहीं, लेकिन प्लांटिंग के टाइम पे भरा रहता है। और वही विंटर सीजन के जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे जिनको रेबी क्रॉप्स बोलते हैं, एग्जांपल में वीट है, उसको ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इरिगेशन जो है वो डिपेंड करता है कि कितना वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है प्लांट्स के लिए। नाउ इरिगेशन के डिफरेंट सोर्सेस होते हैं, तो आपका हेडिंग है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अब क्या आप बता सकते हो कि मेन सोर्स क्या है वाटर का? वाटर हम लोग को मैक्सिमम रेन से ही तो मिलता है ना, लेकिन हर टाइम तो रेन नहीं हो सकता। तो जैसे फील्ड में वाटर एनी टाइम तो नहीं अवेलेबल रहेगा, क्योंकि एनी टाइम रेन होता नहीं है, तो उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, वाटर को डिफरेंट फॉर्म से सप्लाई करते हैं क्रॉप्स में, जैसे कि डैम्स की हेल्प से, रिवर्स से, पॉन्ड से, या फिर अंडरग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको दिया भी इरीगेशन बाई पुली, तो वेल से निकाल रहे हैं। और यहाँ पे दिया है इरीगेशन बाई वाटर पम्प्स, तो बोरवेल्स वगैरह जो होते हैं वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके अलावा इरीगेशन बाई वाटर व्हील्स, तो ये वाटर व्हील्स वाला ये पहले यूज़ होता था। अब यहाँ पे जैसे पॉन्ड या लेक का वाटर है उसको लेते हैं,
तो उसे प्लांट्स में डालते हैं। तो ये सारे इरिगेशन के मेथड्स हैं। अब लार्ज स्केल में अगर इरिगेशन करना हो तो वो कैनाल्स के थ्रू किया जाता है, यानी कि जो डैम्स होते हैं ना उस पे कैनाल्स बनाए जाते हैं। जब उसको ओपन कर देंगे तो जो आपका बहुत बड़ा सा अगर फील्ड है तो उस पूरे में एक बार में पानी जो है वो मिल जाएगा। स्मॉल स्केल में इरिगेशन के लिए पॉन्ड्स, वेल्स या फिर पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता है। अब वेल्स जो है उसमें तो वाटर निकालना पड़ेगा पुली के हेल्प से, जैसे अभी देखे, और वैसे ही वाटर व्हील्स लगा करके। उसके अलावा कैनाल से वाटर अगर ट्रांसपोर्ट करना हो फील्ड्स में, तब उस केस में पंप वगैरह भी लगाए जाते हैं। अब इरिगेशन जो है वो मशीन्स या फिर मोटर पंप्स के थ्रू भी या फिर सबमर्सिबल पंप्स के थ्रू भी किया जाता है। तो बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसके थ्रू इरिगेशन किया जाता है। अब यहाँ पे इट इज़ बेनिफिशियल टू इरिगेट द क्रॉप्स इन द राइट टाइम एंड इन राइट क्वांटिटी। बहुत ज़रूरी है कि जो क्रॉप्स हैं उनको राइट टाइम पे और राइट क्वांटिटी में वाटर सप्लाई किया जाए। तो अगर इरिगेशन जो है वो इर्रेगुलरली किया जाएगा या फिर अननेसेसरीली किया जाएगा। इर्रेगुलरली मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे वाटर मिलना चाहिए ना, अभी उसमें पानी है उसके बाद भी आप और पानी डाल दिए, या फिर अननेसेसरी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आप डाल दे रहे हो, तब उस केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस जो है, यानी कि अगर आप उसको पानी कम दो या उसको पानी ज़्यादा दो, दोनों ही केसेस में क्रॉप को नुकसान होता है। अब अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो सॉइल एरेशन जो है वो कम हो जाएगा। एरेशन मतलब सॉइल में वाटर के अलावा एयर भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक्यूमुलेट करते जाएंगे हम लोग लॉन्ग पीरियड तक किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे एयर का शॉर्टेज हो जाता है सॉइल में, जिसकी वजह से जो रूट्स होते हैं ना प्लांट्स के, उनको सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वो डीके होने लगते हैं। इसी को ही फ्लड बोलते हैं। अब नेक्स्ट है न्यू टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के लिए बहुत सारे टेक्निक्स बनाए गए। वाटर का वेस्टेज ना हो उसके लिए भी बहुत सारे यहाँ पे स्कीम्स होते हैं, तो बहुत सारे मेजर्स जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। तो न्यू इरिगेशन टेक्निक्स में बहुत अच्छा एक टेक्निक है स्प्रिंकलर या फिर फाउंटेन मेथड इरिगेशन। यहाँ पे क्या करते हैं, देखो नीचे में फिगर भी दिया है, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है। मैं इसी में से समझा देती हूँ आपको जो वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है। ये दिख रहा है, ये स्प्रिंकलर है और ये पाइप है। इस पाइप से डिफरेंट स्प्रिंकलर्स में वाटर जो है वो जाता है। अब जैसे इस पाइप में वाटर जो फ्लो हो रहा है ना, जब वो इसके तक पहुंचेगा तो इसमें बहुत सारे होल्स बने हुए होते हैं और हाई प्रेशर में ये वाटर रहता है, जिसकी वजह से इस होल से वाटर जो है वो इस पोर से निकलता है, बहुत स्पीड से बहुत दूर दूर तक जाता है, जिसकी वजह से हर एक क्रॉप को बोल सकते हो पानी मिल जाता है। तो स्प्रिंकल किया जाता है वाटर इस तरीके से, इसको बोलते हैं स्प्रिंकल इरीगेशन, जो कि यहाँ पे आपका सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये मेथड जो है वो परफेक्ट होता है अनइवन लैंड्स के लिए, मतलब जहाँ पे आप देखोगे ना कि लैंड ऊपर नीचे है तो वहाँ पे वाटर अच्छे से इसके थ्रू मिलता है। नेक्स्ट दिया है फिर ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन का भी यहाँ पे बना हुआ है सेम वैसे ही पाइपलाइंस ही हैं और सब में एक एक ड्रिप लगा हुआ है। यहाँ पे टैप जैसा होता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो टैप जैसा होता है। तो हर एक प्लांट का जो रूट होता है एग्जैक्ट वहीं पे ये ड्रिप लगाया हुआ होता है और वो ऐसे ड्रॉप ड्रॉप वाटर जो है कंटिन्यूसली गिरा रहा होता है, तो डायरेक्टली उसके रूट को ही यहाँ पे वाटर मिलता है। इसका फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा वाटर यहाँ पे लॉस नहीं होता है। तो और इसके अलावा जैसे अगर इन्हीं ड्रिप्स में फर्टिलाइज़र्स या फिर दूसरे केमिकल्स जो प्लांट को देने हों वो अगर इसमें डाल मिक्स करके दे दिया जाए तो वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर के साथ में उनको मिलता रहता है। तो ओवरऑल लॉस नहीं होता है वाटर का, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है। ये जो नाउ आंसर दीस वाले क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे ही, तो अभी मैं इनको छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट है आपका वीडिंग या वीड कंट्रोल। सेवन्थ टॉपिक हो गया आपका मेथड ऑफ एग्रीकल्चर में। अब यहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स जो भी होते हैं ना, जो क्रॉप्स के साथ ग्रो होने लगते हैं, इनको वीड्स बोलते हैं। अब ये जो वीड्स हैं इनको रिमूव करना नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, तो जो वीड्स हैं वो compete करते हैं क्रॉप्स के साथ में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स, वाटर, स्पेस और सनलाइट, ये सारा कुछ जो है वो हम लोग क्रॉप्स के लिए दे रहे हैं ना। अननेसेसरीली वीड्स को भी ये सब मिलने लगता है, जिसके वजह से जो प्लांट है उनका ग्रोथ यहाँ पे हिंडर होता है और यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। तो उसके लिए वीड्स को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई कोई वीड्स तो पॉइजनस भी होते हैं, जिस जो कि अगर एनिमल्स उसको कंज्यूम कर लें या फिर ह्यूमन बींग्स, तो उनके लिए वो फैटल हो जाएगा। तो इसलिए इनको निकालना ज़रूरी है। अब निकालने के लिए, निकालने का ही ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज़ नोन एज वीडिंग या फिर वीड कंट्रोल। ये जो वीड्स हैं वो समर सीज़न में भी क्रॉप्स के साथ ग्रो होते हैं और रेबी सीज़न में भी, मतलब विंटर सीज़न में। अब उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं हर सीज़न में जो लगते हैं उनका। तो जैसे समर सीज़न में क्रॉप्स के साथ जो वीड लगते हैं उसका एग्जांपल दिया है रोट, जिसको कि दूबी के नाम से आप जानते हो। इसका प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक इट वुड बी सोवा, देन कोसी, नटग्रास, एमरैंथस, ट्राइएंथेमा, सरकंदा एक्सेट्रा। और विंटर सीजन में क्रॉप्स के साथ में जो वीड्स लगते हैं वो है किनोपोडियम, वाइल्ड ओट्स,
कॉन्वल्व्यूलस, बुंगेरिया, रेड रॉट एक्सेट्रा। यूजुअली जो वीडिंग होता है मतलब कि वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो हैंड्स के थ्रू किया जाता है या फिर सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं जैसे कि स्पेड्स, ट्रॉवल, होस और हैरो कल्टीवेटर। जो वीड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल्स भी डाले जाते हैं जिनको कि वीडीसाइड्स बोलते हैं। नेचर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय करते हैं इन वीड्स को। फॉर एग्जांपल एक इंसेक्ट है जो कि यूज़ किया जाता है वीड कंट्रोल के लिए, जो कि कैक्टस के साथ ग्रो होता है। और कुछ फिशेस होते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया है ग्रास कार्प, इसको भी यूज़ करते हैं वीड कंट्रोल के लिए। मतलब वाटर वीड्स, जो वाटर में जो वीड्स लगते हैं ना, वाटर वाले प्लांट्स, वहाँ पे ये फिश जो है वो उन वीड्स को ही खाते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग कि सिलेक्टेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि सिर्फ वीड्स को ही खा रहे हैं और बाकी जो यूज़फुल आपके प्लांट्स हैं उनको ग्रो होने दे रहे हैं। तो इन मेथड से, यानी कि ये जो सिलेक्टिवली जो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वीड्स को, इस मेथड को बोलते हैं बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। तो ये हो गया आपकी वीडिंग का। उसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन के और भी मेथड्स होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग रहता है एग्रीकल्चर मेथड्स में कि क्रॉप्स लगा तो लिए, सब कुछ कर रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन भी रिक्वायर्ड है। तो क्रॉप्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनके भी वजह से क्रॉप्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं, उन्हीं से इनको प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको पॉइंट्स में दिए हुए हैं कि कौन से मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हार्म करते हैं क्रॉप्स को, उनमें एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी। इन सबको ही जॉइंटली हम लोग पेस्ट बोलते हैं। तो इस पेस्ट से ही हम लोग को प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है, अपने क्रॉप्स को। क्या क्या मेजर्स दिए हैं उसके लिए? जो फील्ड है उसको प्रोटेक्ट करेंगे ग्रेजिंग से, मतलब कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो आकर के क्रॉप्स को मत खा जाएं, तो उसके लिए बाउंड्रीज बनाया जा सकता है या फिर फेंसिंग कर सकते हैं थॉर्नी वायर्स से। उसके अलावा स्क्रे क्रॉस लगा सकते हैं, ये वाला जो यहाँ पे आपको फिगर दिया है, ये स्क्रे क्रॉस लगा सकते हैं। या फिर इवन ड्रम्स के बीटिंग का साउंड जो है ना वो यूज़ किया जा सकता है, तो इसके वजह से भी जो बर्ड्स हैं वो दूर रहते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए बैक्टीरिया, फिर फंगस या इंसेक्ट्स, रैट्स, स्क्वेरल्स, इन सब से प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स स्प्रे किया जा सकता है, फंजीसाइड्स स्प्रे कर सकते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। और पेस्ट से प्रोटेक्शन के लिए कुछ यूज़फुल पैरासाइट्स भी लगाए जाते हैं। पैरासाइट्स या फिर प्रेडिक्टर्स या फिर बैक्टीरिया या फंगस। अब इसको भी बायोलॉजिकल मेथड बोलेंगे पेस्ट कंट्रोल का, क्योंकि पैरासाइट जो है वो खुद भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है ट्राइकोजर्मा, ये एक पैरासाइट है जो कि शुगर केन के साथ ग्रो होता है। शुगर केन जो प्लांट होगा ना उसके ऊपर ट्राइकोजर्मा भी ग्रो होता है, या फिर ग्राम्स के या ग्राउंड नट्स के साथ में। तो ये क्या करेगा कि जो भी सारे इंसेक्ट्स इनके ऊपर आकर के बैठते हैं उनको ये खा जाएगा, और उस उनका जो लार्वा होगा उसको भी वो खा जाएगा, तो जिसके वजह से क्रोप्स जो हैं वो बच जाएंगे। और जो प्रीडेटर्स, जैसे कि यहाँ पे दिया है इंसेक्ट, उसका नाम है कॉक्सिनेला, ये एक प्रीडेटर इंसेक्ट है, तो ये डिस्ट्रॉय करता है माहू को। और प्रीडेटर इंसेक्ट्स के अलावा बर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है क्रेन्स, डक्स और स्वैन्स। ये क्या करते हैं? ये भी बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं। तो ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं जो कि क्रोप्स के ऊपर लगते हैं, जिसकी वजह से क्रोप्स बच जाते हैं। नेक्स्ट है सोइंग से पहले लैंड को प्रॉपरली टाइल करना ज़रूरी है, यानी कि लैंड में आपको पता ही है कि बहुत सारे एग्स रहेंगे, लार्वा रहेगा, हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं। तो जब हम लोग प्लफिंग टाइम देखे थे ना कि सॉइल को टर्न करते हैं तो नीचे का सॉइल ऊपर कर दिया जाता है, तो सॉइल टर्निंग से ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो जाती है सनलाइट से, जिसकी वजह से वो सब किल हो जाता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है पेस्ट कंट्रोल का और इंसेक्ट से, क्योंकि जब हम लोग मिक्स क्रॉपिंग करेंगे ना तो क्रॉप रोटेशन चलता रहेगा, जिसके वजह से पेस्ट कंट्रोल अपने आप मतलब नेचुरली होता रहता है। तो ये सारे मेथड्स हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। एक एडवाइस यहाँ पे दिया है कि पेस्टिसाइड्स को डायरेक्टली, मतलब पेस्टिसाइड्स का डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ के ऊपर। ये केमिकल फ्लो होते हैं सॉइल से प्लांट्स में। प्लांट्स क्या करेंगे? सॉइल में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको तो एब्जॉर्ब करते ही है ना, तो अगर हम लोग पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं तो उनको भी एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से इनका एक लेयर लीव्स और फ्रूट्स के ऊपर जम जाता है। इसलिए जब भी हम लोग मार्केट से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेकर के आते हैं तो उनको थरवली वॉश कर लेना चाहिए यूज़ करने से पहले। नेक्स्ट उसके बाद आपका हेडिंग है क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। ये वाला टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।